मित्रों, आज इतिहास के अंतर्गत हम वैदिक सभ्यता के बारे में समझेंगे कि वैदिक सभ्यता का जो आगाज हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था और उनका पहले स्थानीय निवास कहाँ पे था और निरंतर उन्होंने किस प्रकार के प्रयास किए और उनके विकास का क्रम किस प्रकार का रहा और वो किस क्षेत्र में अपने आप को विकास करने में सक्षम रहे। निरंतर उनका एक प्रयास रहा है। तो इसको लेकर कई सारे मतभेद भी हैं हमारे विद्वानों में। उन्होंने अलग अलग तरीके से उनके बारे में बताया है। तो एक्चुअली में वैदिक सभ्यता का अर्थ यहाँ ये होता है कि वो एक सभ्यता जो वेदों से है, यानी कि वेद से जुड़ी, यानी कि जो वेद हैं जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये जो वेद हैं, इस वेद की जो पुष्टि है वो हमारी वैदिक सभ्यता में मिलती है। और वैदिक सभ्यता को भी दो कैटेगराइज में हम करते हैं, जैसे कि ऋग्वैदिक काल हुआ, उत्तर वैदिक काल है, राइट। तो इन्हें इनकी अपनी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नीतियों से इनको अलग अलग प्रकार से उनका एक समाज रहा है, अलग अलग प्रकार के उनके मतभ्य रहे हैं। तो इनको लेकर भी इसमें बंटवारा देखने को मिलता है, उनकी शैली को लेकर, जीवन शैली को लेकर के भी भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन ये जो लोग थे यहाँ पे आर्य लोग थे, ठीक। तो आर्य लोग जो यहाँ पे कैसे आए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इनका आगाज कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था तो उसके अंतर्गत मैंने आपको एक बताया था आर्य लोगों के। तो जो आर्य लोगों का जब निवास हुआ, मतलब इधर पे स्थायित्व प्राप्त करने लगे इस क्षेत्र विशेष में, यानी कि सिंधु घाटी और उससे लगे हुए जो क्षेत्र थे, इसमें जब उन्होंने मतलब एक युद्ध के माध्यम से ऑलरेडी उनकी प्राकृतिक घटनाओं में बहुत सारी अग्नि है, वर्षा है, इनसे समस्याओं से भी ग्रस्त हो गए थे। लेकिन फिर भी जब उनका उनकी कमजोरी देख के आर्य लोग भी थे तो इनका भी प्रभाव पड़ा। तो आर्य लोग जो थे एक प्रकार से एक श्रेष्ठ लोग होते हैं, संस्कृत में उनको श्रेष्ठ बोलते हैं। तो ये एक प्रकार के श्रेष्ठ लोग बोले जाते हैं जिनकी अपनी सभ्यता है, अभी हम आगे बताएंगे। तो इनके प्रभाव पड़ा तब, तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका भी पतन किया, ऐसा माना जाता है। हम श्योर नहीं है, लेकिन जो पुष्टि की गई है, विद्वान मानते हैं, उस अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो आर्य लोगों का प्रभाव रहा। तो आर्य लोगों ने अपने आप को क्या किया कि जो सिंधु प्रदेश थे, सिंधु प्रदेश उससे लगा हुआ क्षेत्र था, जिसमें आप देख सकते हो कि उधर हड़प्पा वाला जो क्षेत्र था, राइट, मोहनजोदड़ो वाला क्षेत्र था, और उससे पंजाब वाला जो क्षेत्र था, जो सप्त सैंधव क्षेत्र बोला जाता है, जो सप्त सैंधव जो क्षेत्र है, वहां पे अपने को स्थायित्व प्राप्त करने लगे। जैसे कि आपको हम अगर बात करें, ये हमारा जैसे भारत है, राइट, ये हमारा भारत है, ठीक। तो ये जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में देखा जाए तो आर्य जो लोग थे इस क्षेत्र में बसने लगे। तो उनके पास जो ऑलरेडी क्या लोहे का उनको नॉलेज था, तो लोहे का नॉलेज होने की वजह से उनके हथियार मजबूत हुआ करते थे। तो हथियार उनके मजबूत थे, तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को लोहे का ज्ञान नहीं था और वो कहीं ना कहीं तांबा का, पत्थर का जो हथियार थे, ठीक, कांसा के हथियार थे, उनका प्रयोग करने लगे। तो इनसे वो विजयी हुए और उनका पतन हुआ और भी निरंतर इधर दक्षिण भारत में चले आए और कुछ इधर चले गए उड़ीसा क्षेत्र में। तो इस प्रकार से उनका पतन हो गया, तो इन्हीं का आगाज हो गया। तो आपको जैसे मैंने बताया था, इनका जो काल अवधि है, काल अवधि जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी वो थी 2350 से 1750, यानी कि जो 600 वर्ष का जो समय रहा है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के एक उसके विकास को लेके, उसको विकसित से लेकर उसके पतन को लेकर, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर ये समय रहा है, राइट। अब बात हम ये करते हैं कि आर्य की अगर जानकारी मिलती है तो आर्यों की जानकारी 1500 से 600 के बीच मिलती है। एक मिनट, 1500 से 1000 के बीच देख, इसको पहले आप समझ लेते हैं। जो वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित है। एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल है, और दूसरी है उत्तर वैदिक काल। ओके, उत्तर वैदिक काल। तो इनमें से ये जो है,
ये कितना है? ये है आपका 1500 से 1000 के बीच, ठीक। और ये है 1000 से 600 के बीच, ये नहीं सॉरी, ये वाला 1000 से 600 के बीच। तो आप देख सकते हो कि 1500 से 1000, 1000 से 600, इनके बीच जो ये आर्य लोग थे, इनका ही पूरा यहाँ विकास का क्रम चलता है। उनकी अपनी गतिविधियां हैं, सामाजिक हो, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी विधियां हैं वो मांगे डिटेल से समझेंगे। लेकिन हम थोड़ा ये समझने का प्रयास करते हैं कि 1750 में तो जब वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, तो इसके बाद 1500 में ये आए, इनका मतलब निवास दिखाई पड़ता है, मतलब अपने आप वो स्थायित्व प्राप्त करते हैं। लेकिन इनके बीच जो 200 काल का जो समय है, ये एक मतभेद का समय है कि 200 काल बीच में मतलब क्या कैसा क्या समय रहा। तो एक प्रकार का हम यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं कि यहाँ पे लोग थे अपने को विकास क्रम में मतलब धीरे धीरे समझने का प्रयास करते थे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने का प्रयास करते थे। तो जब 1750 में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, इसके बाद वैसे तो आगाज इनका आर्यों का 1750 में हुआ, लेकिन ये जो बसे हैं जिस क्षेत्र में आपको हम बता रहे, सब सिंधु जो क्षेत्र है 7 नदियों का, जैसे काबुल नदी है जिसे हम कुबा बोलते थे, बितस्ता, ब्यास, ठीक, झेलम है, चिनाब है, ये वर्तमान जो नदियां हैं इनके नदी के अलग नाम हुआ करते थे, वो हम आगे बता देंगे आपको, राइट। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये जो थे ये लगभग 1750 में आ गए थे, तो 1500 200 काल रहा है। ये एक इनके अपने को स्थायी बनाने के लिए या व्यवस्था को संचरण करने के लिए उनके लिए नियमन प्रक्रियाएं जो भी विधि विधाएं उनको मतलब अपनी प्राप्ति करने के लिए ये निरंतर क्या करने लगे थे, प्रयास करते थे। तो ये 200 काल लगता है इनका एक भटकने का समय रहा, एक भटकने का इनका एक समय रहा है। एक मिनट, ठीक है। तो हम यही कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल के सॉरी जो आर्य लोग थे उनका जो मेन पॉइंट है वो 1500 से 600 के बीच है, और 200 का जो गैप रहा है 1750 से 1500 के बीच, ये गैप उनको मतलब एक अपनी व्यवस्था को स्थायी करने के लिए या अपने को मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से वहां जाना है, ये चीजों को लेकर के इनके शायद एक समय रहा है। तो ऐसा हो सकता है, वैसे जैसा विद्वान मानते हैं उस प्रकार का बता रहे हैं आपको। अब हम ये बात करते हैं आपसे कि जो आर्य लोग थे, आर्यों का मतलब कहाँ कहाँ से आए, कैसे आए, ठीक, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि आर्यों की जो सभ्यता है वो है वैदिक सभ्यता। आर्यों की जो सभ्यता है वो है वैदिक सभ्यता। वो वैदिक का अर्थ अगर समझते हैं, वैदिक का अगर हम अर्थ समझें, वैदिक सभ्यता, यहाँ सभ्यता का तो मतलब आप जानते ही हो, जो जहाँ पे पल है, पोषण हो उसका, तो वो एक सभ्यता है, ठीक। तो वैदिक का यहाँ अर्थ है वेद, यानी कि वेदों से युक्त सभ्यता, वेद से युक्त सभ्यता। यहाँ पर वेदों का क्या हो गया था आगाज, जिसमें आपने पढ़ा हो जो ऋग्वेद है, राइट, इसी में आपने पढ़ा हो अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। वैसे तो इनको अगर इनको हम समय के अनुसार पढ़ें तो सबसे पहले तो ऋग्वेद आता है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद है, राइट। तो ऋग्वेद के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक। तो वो हम आपको भी आगे लेक्चर आएंगे उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे, ऋग्वेद के बारे में सबको पढ़ा देंगे एक एक वेद को। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी वो एक प्रकार से देखा जाए वेदों से युक्त सभ्यता थी, और जो ऋग्वेद है, ये वेद है, ये किनकी देन है, आर्यों की देन है, राइट। तो इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो वैदिक सभ्यता के में भी अगर बात करें तो दो पार्ट में विभाजित ये भी है, जिसमें ऋग्वेद काल है, ठीक, एक ऋग्वेद काल है और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, या हम इसे एक पार्ट में वैदिक काल भी बोलते हैं, ओके, इसे वैदिक काल भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। क्योंकि इनको दो भागों में इसलिए विभाजित किया गया है कि यहाँ की व्यवस्थाएं थी, यहाँ की व्यवस्थाएं थी और यहाँ की व्यवस्थाएं थी, दोनों में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है।
वो सामाजिक में भी देखने को मिलेगा, राजनीतिक में भी देखने को मिलेगा, धार्मिक व्यवस्थाओं में देखने का मिलेगा। ठीक, तो इनको हम आगे क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा समझते हैं, थोड़ा ओवरव्यू बना लेते हैं, फिर से डिटेल से अंदर अंदर घुसते जाते हैं। तो हम आर्यों की सभ्यता है, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्यों का जो आगमन था, आगमन को लेके जो विद्वान रहे उन्होंने अपने किस किस प्रकार के मत दिए हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आर्यों का जो आगमन था, उनका अपना अपना एक, सबका वैज्ञानिक जो विद्वान है उनका अपना अपना एक मत है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो अविनाश चंद्र हैं, उन्होंने भी कुछ इनके बारे में बताया है। अविनाश चंद्र हैं, उन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो एक्चुअली में शब्द सैंधव क्षेत्र से थे। जो शब्द सैंधव क्षेत्र तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, जो 7 नदियों का क्षेत्र है, इस जैसे कि वर्तमान में जैसे रावी, ब्यास, सतलज है, सिंधु है, झेलम है, चनाब है, और काबुल नदी है। ये जो नदियां हैं ये एक्चुअली में सप्त सैंधव क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो उन्होंने अविनाश चंद्र ने कहा कि ये जो आर्य थे ये एक्चुअली में सप्त सैंधव क्षेत्र से थे। तो यानी कि आए कहां से थे, सप्त सैंधव क्षेत्र के ही थे। यानी कि इन्होंने कहीं से ऐसा आगमन की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने यही कही कि अविनाश चंद्र जी ने जो आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश से थे। राइट। तो दूसरे और भी हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हैं, तो इनका भी नाम आप लिख सकते हो। जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने भी कहा है कि जो आर्य थे जो ध्रुव से आए, उत्तरी ध्रुव से आए। लेकिन ये बातें केवल क्या है, एक गोलमोल बातें हैं, इनको कोई पुष्टि नहीं है, 100% श्योर नहीं कह सकते कहां से आए थे। लेकिन ये जो बातें हैं इनकी क्लियर नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे कि नहीं आए थे, कहां से आए थे। तो इन्होंने कोई, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कोई बात नहीं बोली है, बाल गंगाधर ने। लेकिन बस यही कहा कि जो ये आए थे, ये तिलक नहीं है, बाल गंगाधर हैं। इन्होंने जो ऐसी बात कही थी कि ये आए थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। राइट। तो इन्होंने भी ये बात बोली, तो इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। ओके, इनका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तीसरी बात, तीसरे जो दयानंद सरस्वती हैं, राइट, जो दयानंद सरस्वती हैं उनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, देखो हम लिखते जाते हैं, आप लिखते जाइए साथ में। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि जो जो आर्य लोग थे, जो आर्य लोग थे वो तिब्बत क्षेत्र से आए। कहां से, तिब्बत क्षेत्र। उन्होंने ये जानकारी दी। तो अलग अलग हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मैक्स मूलर द्वारा। मैक्स मूलर ने कहा कि ये लोग जो थे ये मध्य एशिया से आए। मैक्स मूलर जो विद्वान थे, इन्होंने कहा कि ये मध्य एशिया से आए थे। तो अब आपको लगता है कि मध्य एशिया का एक क्षेत्र मिलता है जैसे कि ईरान वाला है। ठीक, तो ईरान का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक ग्रंथ पाया जाता है, वो है जैन अविस्ता। जैन अविस्था या अविस्ता बोलते हैं इसे, ये ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है। ओके, इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है जैन अविस्ता। और एक अभिलेख भी है, जैसे जैन ग्रंथ के अंतर्गत एक अभिलेख देखने को मिलता है, और वो अभिलेख है बोगज का अभिलेख। जो बोगज का अभिलेख है, थोड़ा जान लो, बोगज काई अभिलेख यही है। इस अभिलेख की अगर बात की जाए तो ये अभिलेख एक प्रकार से आर्यों के बारे में जानकारी देता है। ये अभिलेख कहाँ का है, ये है ईरान का अभिलेख है, वहीं का अभिलेख है। ठीक है, और इस अभिलेख में हमारे यहाँ के जो आर्य लोग थे, कबीले थे, इनकी जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये बात कह सकते हैं कि ये लोग वहां से थे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो कुछ कबीलों की जानकारी मिलती है, जैसे कि खती कबीला है, मितनी कबीला है। राइट, ये नाम लिख लो, खती 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 कबीला है। कबीला एक प्रकार का देखा जाए तो समूह हुआ करता था, जन समूह हुआ करता था, जिसे कबीला बोलते थे। एक जन हुआ करते थे, लोगों का एक समूह, उन्हें बोलते थे कबीला। राइट, तो खती कबीला हुआ, मित्तनी हुआ, जो मित्तनी है। ठीक, मित्तनी कबीला है।
तो ये भी है, तो इनकी दो की जानकारी मिलती है, राइट। इन दो की जानकारी मिलती है, और इनकी गवाह देने के लिए कुछ देवता हैं, कुछ देवताओं के नाम आते हैं, इनकी गवाह देते हैं, जैसे इंद्र है, अग्नि है, अग्नि देवता है, अश्वनी है, अग्नि है, इंद्र है, अश्वनी है, वरुण है, ये कुछ देवताओं के नाम मिलते हैं, राइट। और इनकी पूजा ऋग्वेद काल में बहुत होती है। तो जब बोगचकाई में इनकी जानकारी मिलती है, इस अभिलेख में जानकारी मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बोगचकाई तो ईरान का ही है, तो वहां पे ऐसी जानकारी मिलती है, राइट। और इस अभिलेख में और जैन अवस्था है, उसमें भी ऐसा देखने को मिला है कि उसमें जानकारी दी गई है कि एक मतलब कि बहुत भूमि है और भूमि में एक जल भराव है, राइट। तो वो जल भराव है, आसपास चारों तरफ भूमि है, कुछ नहीं है, प्रदेश कुछ नहीं, सपाट है, और एक बड़ी सा झील सी नुमा है, उसमें पानी भरा है। तो एक्चुअली में ये कुछ जानकारी जब जैन अवस्था में मिली, तो इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि जो मैक्स मूलर की जो सिद्धांत था, उन्होंने बोला था कि मध्य एशिया से आई, ईरान क्षेत्र से, 100% श्योर है। क्योंकि जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, उसमें ईरान में देखा हुआ आपने, जो कैप्सियन सागर पड़ता है, तो कैप्सियन सागर से लगे लगे जो क्षेत्र हैं, उसमें ये रहते थे। क्योंकि जो जैन अवस्था है, भगवत का अभिलेख है, ये वहां के ही ग्रंथ है, वहां का अभिलेख है, तो वहां पे भगवत का अभिलेख में ये जानकारी मिलती है, स्पष्ट जानकारी मिलती है कि कबीला, जो खती कबीला, मितनी कबीला है, जो हमारे भारत में थे, रुक जाओ, खती कबीला और मितनी कबीला है वहां के, तो उनकी जो पुष्टि की है वो कौन देवताओं ने गवाह की है, जैसे वरुण है, इंद्र है, अग्नि है, अश्वनी है। तो हम समझ सकते हैं कि ये ऋग्वेदिक कालीन देवता है, क्योंकि ये देवता है, ये ऋग्वेद कालीन देवता है। अगर वो वहां से नहीं आए होते तो इन देवताओं की जानकारी नहीं मिलती। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात सही है कि ये जो आर्य थे, ये मध्य एशिया से आए। चलिए, इतना तो स्पष्ट हो गया कि हम कहां से आए, कैसे आए। अब हम बात ये करते हैं कि ऋग्वेद काल में इनका क्षेत्र कैसा था। थोड़ा हम इनके क्षेत्र के बारे में जानते हैं, जो आर्य लोग थे, इनका क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि ये हमारा भारत है, जैसे ये हमारा भारत है, राइट, ये हमारा जैसे भारत है, ओके। तो आप देख सकते हो, एक मिनट, ये इस प्रकार से यहां से ले सकते हैं। जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, तो इस भारत में अगर उनका क्षेत्र देखा जाए, तो उत्तर में इधर साइड आपको हिमालय पड़ता है। ये क्या पड़ता है यहाँ पे, ये पूरा हिमालय है, ऐसा ऐसा हिमालय गया है, ठीक। ये है क्या है, पूरा हिमालय है। तो इनका जो क्षेत्र था उत्तर में कहां तक था, हिमालय, उत्तर में हिमालय। लेकिन ऋग्वेद में हिमालय का नाम नहीं आता है, वो नाम आता है मुंजुबत पर्वत। मुंजुबत पर्वत आर्यों की देन है, एक्चुअली में उस टाइम हिमालय का नाम नहीं आता, मुंजुबत पर्वत का नाम आता है। और इधर आप देख सकते हो, इधर क्षेत्र था, इधर का, इधर आपने, इधर वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, तो इधर आप ऐसा ऐसा देख सकते हो, ऐसा क्षेत्र हुआ करता था इनका, इतना। तो इधर आप देखेंगे पश्चिम क्षेत्र में, तो पश्चिम क्षेत्र में उनका क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र में उनका अगर देखा जाए तो ईरान है, अफगानिस्तान है। तो इधर का, इधर इसका क्षेत्र इधर भी था, और ये ईरान है, इधर साइड ईरान पड़ता है, तो यहाँ भी इसका क्षेत्र था, राइट, इधर भी था। तो इनका क्षेत्र ईरान तक मिलता था, राइट। और इसी में आप समझ सकते हो कि जो अफगानिस्तान है वहां तक फैला था। तो ईरान, अफगानिस्तान, ये पश्चिमी क्षेत्र है, जबकि हिमालय है, मुंजबत पर्वत, जिसे उनका नाम दिया गया है, ये उत्तर में उनका क्षेत्र है। और इधर आपको देखा जाए पूर्व क्षेत्र में, तो पूर्व क्षेत्र में गंगा नदी तक देखने को मिलता है, गंगा नदी तक। और दक्षिण में
दक्षिण में जो अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत है, यहाँ इधर से देखने को मिलता है अरावली पर्वत। ये बहुत प्राचीन पर्वत है, हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैसे निर्माण हुआ था इसका। तो बात यही करते हैं कि इनका जो क्षेत्र था वो पूरब में गंगा नदी तक था, उत्तर में हिमालय तक था, दक्षिण अरावली पर्वत तक था और पश्चिम में इनका ईरान और अफगानिस्तान तक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि इनका जो क्षेत्र था वो कितना था, और इसी क्षेत्र में इन्होंने अपनी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सभी का विकास रहा है। तो इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल से समझते हैं कि इनका जो विकास का क्रम रहा है, राजनीतिक व्यवस्था में कैसी व्यवस्थाएं थी, सामाजिक में कैसी व्यवस्थाएं थी, धार्मिक में कैसी व्यवस्थाएं थी, एक एक करके हम व्यवस्था को समझते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकी जो व्यवस्थाएं थी वो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। पहली व्यवस्था राजनीतिक को थोड़ा हम समझते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में अगर बात की जाए तो राजनीतिक व्यवस्था में जो मैंने आपको बताया था, कबीला जो हुआ करते थे वो दो प्रकार के थे। एक कबीला था इसमें आर्य और एक कबीला था अनार्य। राइट। जो आर्य कबीला थे और अनार कबीला थे, इसमें थोड़ा बेसिक अंतर है। देखो, जो आर्य कबीला थे उसमें आपने नाम सुना हो, अनु हुआ, पुरु हुआ, यदु हुआ, भरत हुआ, तुर्वस हुआ, ब्रह्मु हुआ। तो इनके थोड़ा नाम आप लिख लो, जैसे कि अनु कबीला, यदु, भरत, पुरु, तुर्वस। ठीक, ये कुछ कबीले थे। तो ये कबीले, एक और है इनका नाम आप डाल सकते हो, ब्रह्मो, ब्रह्मो कबीला। ये आर कबीले थे। अनु हुए, यदु हुए, भरत हुए, पुरु हुए, तुर्बस हुए और ब्रह्मो कबीला है। ये आर कबीले थे और उसी में अनार कबीले थे, क्योंकि यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे आर आर ही कबीले थे पूरे। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ आर भी में देखने को मिलते हैं, कुछ अनार भी देखने को मिलते हैं वैदिक काल में। राइट, जिसे हम ऋग्वेद काल बोलते हैं। तो जब आर आए थे तो यहाँ पर अनार जो लोग थे वो ऑलरेडी थे। ठीक, और कुछ आए भी थे। तो आर्य और अनार, तो इनकी जो व्यवस्थाएं थी, व्यवस्थाएं इनकी एक समान थी, व्यवस्थाओं में कोई भिन्नता नहीं थी। बस इनके अपना एक रहन सहन थोड़ा अलग था। बस यही था कि वो आर्य थे, ये अनार्य थे। लेकिन इनकी पहनाव और रहन और वो चीजें जैसे धार्मिक है, सामाजिक है, वो सभी व्यवस्थाएं दोनों की एक ही समान थी। तो जो अनार्य कबीला थे उसमें अगर हम कुछ कबीले लें, जैसे कि अनिल है, इनके आप नाम लिखते जाना। अनिल है, इसी में भलान है या भलानास बोलते हैं जिन्हें, भलान या भलानास बोलते हैं, ये कबीला है। इसी के सिबी है, सिबी भी एक कबीला है। बिसाड़ेन है। ओके, ये कुछ कबीले हैं। तो आर्य कबीले भी थे और अनार कबीले भी थे। तो आर्य और अनार कबीले ये आप अपने आप में वहां रहा करते थे। तो ये उनकी क्या है, एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम थोड़ा समझते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि क्या इनके व्यवस्थाओं को लेकर कोई संचालन करता था, क्या इनकी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जैसे धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। तो इन व्यवस्थाओं को किस प्रकार से संचालन किया जाए, तो ये किसी की एक कोई मतलब एक अथॉरिटी तो होनी चाहिए। तो इस प्रकार की कोई यहाँ पे अथॉरिटी वगैरह या कोई ऐसी, हाँ, शासन व्यवस्था देखने को मिलती है ताकि इनका संचालन किया जा सके, ताकि इनके रख रखाव किया जा सके। तो इनके लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर व्यवस्थाएं थी, यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। वो राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी थोड़ा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे राजा हुआ करता था। ठीक, यही देखा जाए तो राजा हुआ करता था, और वो राजा को हम बोलते थे राजत्व या गोपति। ठीक, राजत्व या गोपति किसे बोलते थे हम, ये किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लिख लो वैदिक, ऋग्वैदिक काल की।
क्योंकि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही ये दो पार्टों में आपको हमने विभाजित किया था, जिसमें ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल जो हमारा समय था 1500 से 1000 के बीच, ये 500 का जो समय रहा है, ठीक, इसके बीच ऋग्वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजा, तो राजा को क्या बोलते थे, राजत, और राजत्व का और गोपति भी इसी को बोलते थे। तो जो राजा हुआ करता था एक्चुअली में, ये किनका राजा हुआ करता था, ये जो कबीले हुआ करते थे, ये कबीले हुआ करते थे, इनका राजा हुआ करता था। जो राजत और गोपति थे, इनका नाम था राजा का, इनका कबीला हुआ करता था। इनकी संचालन व्यवस्था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, इनका संचालन करता इस राजा के माध्यम से होता था। लेकिन ये राजा भी एक निरंकुश नहीं था, ये अंकुश प्रकार का था। इसके लिए भी सम्मति थी, सभा थी, ये हम आगे भी डिटेल कंफर्म करेंगे। सम्मति थी, सभा थी, राइट। और देखा हुआ आपने विदर्भ, विदर्भ थी, ठीक है, उनके माध्यम से राजा भी अपने को वहां पे अंकुश लगाया जा सकता था, इस पे उस हिसाब से ये काम करता था। तो कबीला के अंतर्गत जैसे हमने आर और अनार पढ़े हैं, इन कबीला को मतलब कोई तो राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, तो इनको संचालन करने के लिए, इनका रख रखाव करने के लिए, इनकी व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, तो वहां पे क्या हुआ करता था, राजा हुआ करता था। जो राजत्व तो इनका नाम था गोपति, जिसे हम बोलते थे, ठीक। और ये देखा जाए तो एक जन राजा था, यानी कि जो कबीला हुआ करते थे, कबीला एक प्रकार से आपको हम अभी बताएंगे। तो राजा जो हुआ करता था वो जन का राजा हुआ करता था, जन का राजा, जन का राजा हुआ करता था, ना कि जमीन का। एक विशेष आप याद रखना कि जो जन का राजा था, ये था राजा, ये जन का हुआ करता था, ना कि जमीन का। मतलब इस पे जमीन का कोई अधिकार नहीं था, मतलब जमीन के बारे में इनको इतना नॉलेज नहीं था, ठीक। और ये राजा जो हुआ करता था, ये जो कबीले थे, इनकी क्या करना था, सुरक्षा करनी थी। केवल क्या करनी थी, सुरक्षा, इनकी सुरक्षा करनी थी। दूसरी बात, जो पशु हुआ करते थे, जैसे गाय पालते थे, तो इनकी जो पशु थे, इनकी सुरक्षा करनी थी। तो राजा को जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और जमीन से भी उनका कोई लगाव नहीं था, ना मतलब था। मतलब जैसे क्षेत्र में जिधर चले जाते थे उस हिसाब से फैलते रहते थे। तो ये जमीन के बारे में इनको नॉलेज नहीं थी, ना जमीन में इनका कोई रखरखाव, ना जमीन से कोई इनका हस्तक्षेप, ना इन्वॉल्व हुआ करते थे। लेकिन राजा जो हुआ करता था, ये कबीला की सुरक्षा के लिए हुआ करता था, और जो पशु जो पालते थे उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि पशु को वहां चोरी न करे, गाय को कोई चोरी ना करे, तो राजा वहां पे फांसी का भी दंड, ऐसा प्रावधान मिलता है। यानी कि जैसे अगर कोई पशु की चोरी करता था तो राजा उसे फांसी दे सकता था। लेकिन इसके लिए भी एक सलाहकारी, मतलब एक 12 लोगों का समूह हुआ करता था, वो हम आगे आपको भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये केवल राजा जो था वो सुरक्षा के लिए था, जन की सुरक्षा के लिए था। जो जन एक प्रकार का देखा जाए वहां के समूह बोलते हैं, जो जो लोग हुआ करते थे, वहां पे कबीले हुए थे, उनका एक समूह होता था, उन्हें हम बोलते थे जन, ठीक। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से राजा की प्रणाली थी वहां पे संभावित थी, और वो किस प्रकार से काम करते थे। तो अब हम थोड़ा और समझते हैं इसके अंतर्गत। अब बात हम ये करते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पहले जो राजा हुआ करता था, ये एक प्रकार का वंशानुगत राजा था। कैसा था, ये राजा था वंशानुगत था। लेकिन आप ये विषय से याद रखें, जो वंशानुगत तो राजा था, लेकिन इसके चयन हुआ करता था, चयन होता था। यानी कि चयन करने के लिए एक समिति होती थी, समिति होती थी, और वो समिति में ग्रामीण थे, जो ग्रामीण के लोग थे, जिसको हम ग्रामीण, ग्राम के जो लोग बोलते थे, ठीक, उनका मुखिया होता था ग्रामीणी। अभी हम आगे क्लियर कर देते हैं थोड़ा। देखो, ग्रामीण के लोग थे समिति, तो इस समिति में कौन होते थे, ग्रामीण के जो श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे, बड़े लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, इस राजा को चयन करते थे, ठीक है। तो आगे अभी हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको, यहाँ पे अभी हम इसे रोकते हैं। इसके पहले हम थोड़ा और समझ लेते हैं, इसको समझने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं कि वहां की व्यवस्था किस प्रकार की थी। वहां की लोग जो थे, सामाजिक व्यवस्था आगे हम वो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जो परिवार था, कि उनकी सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी, पहले इसको समझते हैं। यानी कि जो लोग रहते थे वहां पे, कबीला रहते थे,
तो कबीला की सबसे छोटी इकाई क्या थी, इसको समझते हैं। तो कबीला की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी परिवार। क्या थी? परिवार। और परिवार कैसा था? संयुक्त। और इस परिवार का जो मुखिया था वो श्रेष्ठ होता था। यानी कि आप समझ सकते हो कि अगर परिवार का मुखिया श्रेष्ठ होता था और श्रेष्ठ मुखिया होगा तो अर्थात यहाँ की व्यवस्था कैसी थी? पितृसत्तात्मक। निश्चित तौर पर पितृसत्तात्मक होगी। जब परिवार में संयुक्त परिवार हुआ करता था तो परिवार का मुखिया होता था, वो श्रेष्ठ माना जाता था। तो श्रेष्ठ ही के द्वारा परिवार का संचालन, रख रखाव, वहां की देख रेख, वहां की व्यवस्था वो संचालित करता था, तो वो श्रेष्ठ पुरुष होता था। और श्रेष्ठ पुरुष है तो वहां पर व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी। आप समझ सकते हो। अब बात हम ये करते हैं कि ये परिवार में किस प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे संयुक्त में। तो आप जैसे कि जानते हो कि एक भाई ये है, राइट, एक भाई दो हैं, ये हैं, इनकी शादी होती है, इनकी भी शादी होती है, तो इनके बच्चे होते हैं दो, इनकी भी शादी होती है, इनके भी बच्चे होते हैं, ठीक, इनके भी बच्चे दो होते हैं, ठीक, इनकी फिर शादी होती है, इनके भी बच्चे होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये क्या है, एक संयुक्त परिवार है। और इस संयुक्त परिवार में लगभग 4 पीढ़ी के लोग आते थे। 4 पीढ़ी, 4 पीढ़ी के लोगों को ले लेते, इसे बोलते थे हम एक परिवार। ये क्या है? 4 पीढ़ी के मतलब कि दादा, उनके लड़का, फिर उनके लड़का, फिर उनके लड़का, तो ऐसे परिवार बनता था। तो वो एक संयुक्त परिवार होता था। उनका मुखिया जो होता था, जो सबसे श्रेष्ठ होता था, जो मर जाता था तो बात ही खत्म है, जो सबसे श्रेष्ठ होता था वही उस परिवार का मुखिया कहलाता था। तो उसे हम बोलते थे पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। अब बात ये आती है कि यही परिवार कई परिवार मिलकर एक समूह बनाते थे। तो परिवार का एक समूह हुआ करता था जिसे बोलते थे कुल। कभी कभी बोलते नहीं है कि तुम कौन कुल के हो या तुम कौन कुल से आए हो, तो ये चीजें आपने शब्द देखी हो, वर्तमान में भी प्रचलित है काफी। तो ये कुल क्या है? वही कुल है। तो ये परिवार से मिलकर क्या बनता है? कुल। तो इसका जो मुखिया हुआ करता था वो कुलपति होता था, या कुलप बोल सकते हैं, कुलपति या कुलप। उनका मुखिया कौन होता था? कुलपति या कुलप। तो ये जो कुल था, यही कुल जो देखा जाए ये परिवार से मिलकर बनता था। कई परिवार हुआ करते थे इकट्ठे, कुल बोलते थे। और कुल का जो कुल का समूह था, यानी कि कुल को बना के समूह बनते थे। और उस समूह का नाम क्या था? उस समूह को बोलते थे ग्राम। क्या बोलते थे? ग्राम। आप समझ सकते हो, जो ग्राम हुआ करता था वो कुल का एक प्रकार से समूह था। तो इसका मुखिया था ग्रामीणी। अभी मैंने आपसे समति में चर्चा की थी। जो समति देखा जाए, जो समति होती थी, वो समति में राजा की जो वंशानुगत है उस पर चयन जो करती थी, वहां पर जो श्रेष्ठ लोग आते थे, ठीक, वो होते थे ग्रामीणी। जो ग्रामीणी के जो वहां पे ग्रामीणी में जो ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामीणी। तो ऐसी बहुत सारी ग्रामीणी होंगी ना, ग्रामीणी की मुखिया बहुत होंगे, क्योंकि कई सारे परिवार मिलकर कुल बनते हैं, तो कई सारे कुल बन के ग्राम बनते हैं, तो बहुत सारे ग्राम होंगे, तो उनके एक ग्रामीणी होंगे। तो ऐसी समिति जो हुआ करती थी, तो उस समिति के जो श्रेष्ठ पुरुष होते थे वो ग्रामीणी उनको शामिल करते थे, वो राजा का चयन करते थे, वो वंशानुगत का ही होता था। अब करते हैं जैसे ग्राम। तो ग्राम से मिलकर क्या बनता था? बनता था बिस। बिस। और बिस के मुखिया को कहते थे हम बिसपति या विश्वपति, राइट। अब बिस से मिलकर क्या बनता था? जन। जन। और जन से बनते था राजा। तो एक्चुअली में जो आपको मैंने जन बताए, जो आपके जैसे बताए हैं, आर कबीला, आर कबीला, अनार कबीला, ठीक, आर कबीला और अनार कबीला जो हमने आपको बताए हैं, ये एक्चुअली में इनसे मिलकर क्या बनता था? आर्यों का, अनार्यों का, ये इनसे मिलकर क्या बनता था? जन। तो जन जो हुआ करता था एक प्रकार का लोगों का ही समूह होता था, ठीक। तो उनसे जो जिस परिवार से जैसे कुल बने, कुल से ग्राम बने, ग्राम से बिस बने, बिन से जन बना। तो जन क्या था? वहां पे
एक पूरी व्यवस्था थी वहां की, मतलब तो उसका एक राजा हुआ करता था, वही राजा देख रेख करता था, इनकी इन कबीलों की रक्षा करता था और वहां का इनकी पशुधन जो था उनकी उनकी सुरक्षा करता था। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आप समझ सकते हो राजनीति के अंतर्गत। अब बात ये आती है कि जो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो जन था वो एक प्रकार कौन था, कबील जन था, राजा था। जो ये क्या करता था, एक जन था, वो जन एक मतलब क्षेत्र होता था, ये क्या होता था, जन जो था वो एक प्रकार का क्षेत्र था, ठीक, बड़ा क्षेत्र होता था। और इस क्षेत्र का मतलब ये सुरक्षा कर्मी कौन था, मतलब सुरक्षा के लिए राजा था, तो राजा की दो जिम्मेदारियां होती थी, एक तो कबीलों की सुरक्षा करना, ठीक, दूसरी थी पशुधन की सुरक्षा करना। ये दो बातें आती हैं, ठीक। तो कबीलों की सुरक्षा करना, पशुधन की सुरक्षा करना, ये दो इसके मुख्य कार्य थे राजा के। लेकिन बात यहां आती है कि पशु को जैसे चोरी करते थे, तो पशु को चोरी करने में भी जो राजा था वो दंड भी दे सकता था, राजा था वो दंड दे सकता था, क्योंकि जो पशु थे वो वहां का मुख्य व्यवसाय माना था। तो पशु जो है यहाँ का मुख्य व्यवसाय था, आर्थिक जीवन हम जब इनका समझेंगे तब हम आपको बताएंगे। जो पशु हैं ये इनका मुख्य व्यवसाय था कबीलों का। तो पशु की सुरक्षा के लिए, कबीलों की सुरक्षा के लिए ये राजा हुआ करता था, और इसे भूमि से कोई मतलब नहीं था, भूमि को बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना भूमि मतलब थी। लेकिन ये चरवाहे इनके जाते थे, जिधर चरवाहे ज्यादा से ज्यादा चले जाते थे उस हिसाब से ये फैलते गए। इनका जो चरवाहे था मतलब चारागाह के लिए जाते रहते थे, पशु को लेके चराने जाते थे, तो इस वजह से जिधर इनका विस्तार होता गया उस हिसाब से ये फैलते गए। अब क्या हुआ कि जो कबीला था, इन कबीलों से ही राजा की नियुक्ति होती थी। तो जिसके में हम आपको समझाते हैं कि इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति के लिए जो राजा था, हम बात अभी वैदिक काल की ही कर रहे हैं, राइट। अभी हम उत्तर वैदिक काल की बात नहीं है, वैदिक काल में जो ऋग्वेद है इसकी बात कर रहे हैं। तो इसी में आप समझते हो कि जो राजा था, ठीक, ये राजा कैसा होता था, वंशानुगत होता था, और इसको चयन करने के लिए एक समिति होती थी, चयन समिति। अब वंशानुगत में जैसे कि कोई श्रेष्ठ पुरुष है, ठीक, उसके दो लड़के हैं, अब इनके में एक चुनना है, तो इसमें योग्यता के आधार पर उनको चुना जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बड़ा है तो उसी को चुन लें, ऐसा नहीं था। इसमें वंशानुगत तो था, लेकिन उसमें जिस पे ज्यादा योग्यता थी उस योग्यता के आधार पर चुना जाता था। और वो चयन समिति थी, उसमें श्रेष्ठ लोग होते थे, श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे, और ये लोग होते थे ग्रामीणी। हमने आपको भी बताया था जो ग्राम का मुखिया होते थे ग्रामीणी, तो वही ग्रामीणी इसमें शामिल होते थे। वो राजा को चयन करते थे वंशानुगत के आधार पर कि कौन, मतलब योग्यता के आधार पर कौन पुरुष श्रेष्ठ है, राजा बनने योग्य है, तो उस आधार पर इनका चयन होता था। तो यही चीज है इनका। इनके लिए और भी देखा जाए तो संस्थाएं थी, और भी संस्थाएं के नाम आते हैं, जैसे संस्था थोड़ा आप जान लो, जैसे विदर्थ है, जो विदर्थ है, तुम विदर्थ आप समझते हैं। तो विदर्थ जो है एक प्रकार की सामाजिक मुद्दे और धार्मिक विषयों पे काम करती थी। सामाजिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दे और धार्मिक विषय, इस पे काम करती थी। सामाजिक मुद्दे में आप समझ सकते हो, समाज से जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं, उसमें समाज में जो समाज होता है, लोग यहाँ रहते हैं, उससे जुड़े जो मुद्दे हुआ करते थे, उससे धार्मिक से जुड़े मुद्दे हुआ करते थे, उनसे उनका देख रेख कौन करता था। रीति रिवाज, जैसे सामाजिक मुद्दे में रीति रिवाज ले सकते हो, धार्मिक में आपसे धर्म से जुड़ी जो उनकी आस्थाएं हैं, उनसे जो मुद्दे होते थे उनकी जानकारी या उनसे रख रखाव देख रेख कौन करती थी, विदर्भ करती थी। और इसमें जो राजा था हस्तक्षेप नहीं करता था,
राजा इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था, ये आप याद कर सकते हो। ठीक। जबकि सभा थी, एक संस्था और थी जैसे सभा। जो सभा थी, इस सभा में अगर देखा जाए तो राजा सहित 12 लोगों का एक समूह हुआ करता था। इसमें राजा सहित 12 लोग होते थे, 12 लोग राजा सहित होते थे। और इसमें देखा जाए तो काफी श्रेष्ठ लोग होते थे इसमें भी। जैसे इसमें कुछ प्रमुख लोगों को हम जैसे शामिल करते हैं, जैसे पुरोहित हुए, पुरोहित हैं, सेनानी हैं। ओके। इसी में आप देख सकते हो ग्रामीणी, ग्रामीणी भी शामिल होते थे। इसी के अंतर्गत देख सकते हो सूत। पुरोहित हैं, सेनानी हैं, ग्रामीणी हैं, सूत हैं, और इस प्रकार के इसमें क्या होते थे, लोग शामिल होते थे। और ये राजा को क्या देते थे, सलाह, सलाह प्रदान करते थे किसी मामले पे, न्याय की सलाह देते थे। ठीक। कौन देते थे, पुरोहित लोग, पुरोहित लोग थे। ठीक। पुरोहित लोग जो थे वो सलाह देते थे। ठीक। और न्याय की सलाह भी पुरोहित लोग देते थे। और जो सेनानी थे, ये सेनानी एक्चुअली में सेना का मालिक होते थे। और ये सेना एक प्रकार की अस्थाई थी। ये स्थाई राजा की सेना नहीं होती थी, अस्थाई होती थी सेना, जिसका नाम मिलिशिया दिया गया है। जो सेना थी उसका नाम समूह है, उसे मिलिशिया कहा गया है। और ये अस्थाई थी। किसी एक जो श्रेष्ठ पुरुष 12 लोग होते थे, उसमें श्रेष्ठ में जो सेनानी एक व्यक्ति होता था, उसकी एक सेना थी। उस सेना मतलब इकट्ठी करता था, वो अस्थाई सेना होती थी, कोई स्थाई नहीं थी। वो सेना एक्चुअली में मिलिशिया कहलाई। ये देखने को मिलता है। राइट। ये मुझे सब ऋग्वेद काल में मिलता है, जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये सब जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद काल के अंतर्गत ये सब जानकारी देखने को मिलती है। अब हम बात ये करते हैं कि जो सेना होती थी, जैसे इस सेना को थोड़ा और लिख लो। जैसे सेना थे ये, इसमें वयस्क लोग होते थे। राइट। इसमें वयस्क लोग होते थे। तो अब ये ग्रामीणी, जैसे ग्रामीणी की बात करें तो ग्रामीणी जो लोग होते थे, ये ग्राम के स्तर की बात करते थे। ग्राम से जुड़ी जितनी हमने आपको बताया था, जो कुल से मिलकर ग्राम बना है, तो उस ग्राम से जुड़ी जो भी गतिविधियां होती थी, वहां के मुद्दे, ठीक, वहां से जो भी व्यवस्थाएं करना है, वहां को कैसे मतलब संचालन करना है ग्राम क्षेत्र में, तो उसके लिए ग्रामीणी सलाह देता था। सूत, सूत की बात करें तो जो सूत हुआ करता था, ये एक्चुअली में सारथी, ये राजा का सारथी था, ये राजा का सारथी होता था। और जो ग्रामीणी हुआ, सेनानी हुआ, पुरोहित हुआ, सूद हुआ, इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। और भी व्रतकार भी होते थे। तो ये कुछ चीजें हैं, आप उनको नोट डाउन करते रहें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। अब हम बात ये करते हैं कि जैसे विदर्थ है, मैंने आपको बताया था, तो विदर्थ का ऋग्वेद में लगभग 122 बार उल्लेख किया गया है। ठीक। विदर्थ का, सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है, समति का उल्लेख 9 बार किया गया है, जो मैंने अभी बताई थी, चयन करती थी, समति उल्लेख 9 बार किया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं और आप इनको नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात ये करते थे कि जो राजा होता था, तो राजा के लिए व्यवस्थाएं तो मतलब उस संचालन करने के लिए उसके पास थी, लेकिन इनके लिए कुछ तो ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए वित्तीय के रूप में, ताकि इनका रखरखाव कर सके। राजा कोई भी है, अगर वो राजा काम कर रहा है, जैसे ठीक क्षेत्र विशेष में काम कर रहा है, तो उसके लिए वित्तीय व्यवस्था होना आवश्यक है। तो वित्तीय के रूप में यहाँ पर एक कर लगता था, एक राजा कर लगाता था, और वो कर था बलि। जो बलि कर आपको देखने को मिलता है, ये मिलता है वैदिक काल में। ठीक। और ये उत्तर वैदिक में भी मिलता है, लेकिन ये देखा जाए तो दूसरे रूप में हो जाता है। तो बलि है, ये एक प्रकार का कर होता था, और ये कर जो था स्वैच्छिक था। मतलब ये अनिवार्य नहीं था कि
ना परमानेंट था कि ये कर देना ही होगा, स्वैच्छिक इच्छा से कर जो देते थे तो व्यवस्थाएं चलती थी। तो ऐसा तो होता नहीं कि देते नहीं थे, देते होंगे तभी तो व्यवस्थाएं चल रही थी। ठीक, वहाँ की अपनी धार्मिक व्यवस्था है, सामाजिक है, राजनीतिक व्यवस्था है, इनको देख रेख इनका संचालन है जो राजा करता था। जो वहाँ की सभा होती थी, विधर्त थी, समिति थी, इनके माध्यम से राजा जो काम करता था, तो इनको राजा को कुछ तो स्वैच्छिक मतलब व्यवस्थाएं चाहिए ना, मतलब वित्तीय व्यवस्थाएं चाहिए तब तो संचालन करेगा ना। कोई भी नियम है, कानून है, उसमें जो संचालित होते थे तो उसके लिए सबसे ज्यादा व्यवस्था चाहिए वित्तीय, तो इसके लिए कर लगाता था। और कर था वो बलि, वो स्वैच्छिक था, जिसकी इच्छा थी वो देते थे, जिसकी इच्छा नहीं थी वो नहीं देते। तो ये कुछ चीजें हैं और आप समझ सकते हो। और देख सकते हो कि जो किले हुए करते थे तो किले की सुरक्षा करने के लिए पुरु हुआ करते थे। जैसे किले की सुरक्षा करने के लिए वहां पे पुरु होते थे। राजा के जो किले थे उसकी सुरक्षा के लिए पुरु थे। ऐसा माना जाता है कि किले को नाश करने वाला पुरंदर होता था। पुरंदर, पुरंदर किसे बोलते हैं एक्चुअली में, इंद्र को बोलते हैं पुरंदर। तो जो पुरंदर होते थे ये क्या करते थे, किले की नाश करते थे, तो उसकी सुरक्षा के लिए राजा के एक पुरु व्यक्ति नियुक्त होता था जिसे पुरु बोलते थे। राइट। और भी देख सकते हो कि इसके अंतर्गत आप समझते हो कि चारागाह का भी प्रमुख होता था। जैसे किले का प्रमुख पुरु था तो चारागाह का भी प्रमुख था, उसे ब्राजपति बोलते थे। जो चारागाह का प्रमुख था इसे बोलते थे ब्राजपति। और भी है जैसे कि पुलिस जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि कानून व्यवस्था तो होती थी ना, कानून व्यवस्था यानी पुलिस व्यवस्था होती थी। जैसे वर्तमान अपनी पुलिस व्यवस्था है ऐसी पुलिस व्यवस्था थी। तो पुलिस व्यवस्था को संचालन करने के लिए वहां पे एक व्यक्ति नियुक्त होता था जिसे बोलते थे हम उग्र। जो उग्र व्यक्ति था, उग्र, ये पुलिस व्यवस्था को संचालित करता था, वहां की कानून व्यवस्था की देखरेख करता था। तो आप समझ सकते हो कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी और वहां का क्षेत्र विशेष था, वहां के रख रखाव थे किस प्रकार से जो राजा था वो करता था, वहां की समिति के माध्यम से, विदर्थ के माध्यम से, सभा के माध्यम से, ये चीजें कुछ हैं और आप ये राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत समझ सकते हैं। चलिए, अब राजनीतिक व्यवस्था में हम उत्तर वैदिक काल की भी अगर राजनीतिक व्यवस्था समझ लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो उत्तर वैदिक काल की अगर हम राजनीतिक व्यवस्था समझते हैं, ये तो थी वैदिक काल की। अभी तक मैंने जो समझा वो वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था थी। ठीक, अब हम समझते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था देखी जाए तो इससे थोड़ी आगे की व्यवस्थाएं हैं। तो उसमें अगर देखा जाए जो मैंने आपको बताया था, जो जन थे जिसमें मैंने कबीले बताए थे, एक क्षेत्र विशेष में कबीले बताए थे। जैसे कि पुरु है, पुरु बताया था आपको। इसी में मैंने आपको बताया था कि जैसे अनु कबीला है, यदु, अनु, यदु, भरत, तुर्बस, ब्रह्मु, ये जो कबीले आपको मैंने बताए थे, ये कबीले एक्चुअली में क्या हुआ कि इनके बीच जैसे राजा का, जैसे उत्तर वैदिक काल की तरफ आते हैं तो इनका राजा का थोड़ा काल कैसा बढ़ गया आपको थोड़ा पहले समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे पहले राजा जो था वो भूमि से मतलब नहीं रखता था, ओके, उसे भूमि से कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस समय उत्तर वैदिक काल में यही राजा भूमि से संलग्न हो गया था और भूमि से मतलब रखने लगा था। और भूमि मतलब भूमि थी, तो वहां पर देखा जाए तो इस समय कृषि व्यवस्था का भी विस्तार हुआ। कृषि व्यवस्था यानी कि वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था उनका, पशुपालन था। सबसे ज्यादा गाय को ही पालते थे। और युद्ध जो होते थे वो युद्ध किसको लेकर के होते थे, वो युद्ध होते थे गाय को लेकर के। ठीक, गाय को लेकर के होते थे।
जिनके पास ज्यादा गाय होती थी तो वो व्यक्ति धनी धनी माना जाता था। अब पहले इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि युद्ध होते थे, तो आप जैसे जानते हो कि जो भरत का युद्ध, भरत और जो पुरु है, इनका जो युद्ध हुआ था, ठीक, तो ये दोनों आपस में जब मिले तो इनका अलग से कुरु बना, ठीक, कुरु बना। और कुरु क्या था? पान, कुरु था एक जनपद, ठीक। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे जो जन हुआ करता था, जो विष मिलकर, जो विष होते थे, विष से मिलकर जो जन बनता था, जैसे हमने आपको बताया था कि परिवार से मिलकर कुल है, कुल से ग्राम है, ग्राम से विष है, विष से जन है, राइट। तो जो जन था, जो जन था, जब यही जन क्या हुए, जो जन था, लेकिन जब ये कबीले थे जैसे पुरु है, भरत है, तो जब इनके बीच युद्ध छिड़े तो एक एक ने दूसरे पर कब्जा किया। तो जब ये कब्जा किया तो उनका नया नाम आया कुरु। जैसे ही कुरु आया तो कुरु का नाम उनको जनपद रखा, यानी कि वहां जन था, वैदिक काल में जन था, और जबकि उत्तर वैदिक काल में ये जनपद आ गया। स्पष्ट हो गया? और यही जो जनपद था, ठीक, ये देखे जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में थे। जैसे कि जैसे भरत और कुरु, ये मिलकर क्या बने थे? ये जैसे कि भरत और कुरु हैं, ये कुरु बन गए थे। इसी प्रकार से जो तुर्बस है, तुर्बस आपको मैंने बताया, ये तुर्बस, जो तुर्बस है और कृबि, कृबि है, ये आपस में मिले तो इन्होंने बनाया पांचाल। पांचाल, कुरु की राजधानी आपने नाम सुना हो, हस्तिनापुर, ठीक। तो पांचाल था, पांचाल की आपने सुनी हो गांधार, पांचाल नरेश गांधार, तो ये पांचाल वही है, ठीक। तो तुर्बस कृबि ये मिलकर क्या बनी? पांचाल। तो पांचाल क्या भी था? एक जनपद था, राइट। इसी के अंतर्गत अनार कबीला, ये आर कबीलों के मतलब मिलकर बने। आगे चलकर यही फिर देखा जाए तो सिबी, जो अनार कबीला था, आपको मैंने बताया था, सिबी और भलान, भलाना से बोलते हैं, भलान, जब ये आपस में मिले तो इन्होंने अपना एक कबीला, वो मतलब जनपद बना। तो इनका जो जनपद था वो था कैकई। जो कैकई था ये भी एक जनपद था। तो समझ सकते हैं कि उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें आगे चलकर इसमें कितनी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। और ये भिन्नता है आपको मैंने बता दी, कितना दोनों में डिफरेंटिएट है। तो जिस प्रकार से वहां जन था, यहाँ जनपद में बदल गया। और जो वहां पर जो कबीले थे, ये कबीले एक दूसरे से भिड़ गए और एक दूसरे से बढ़ के एक क्या बन गए? जनपद में बदल गए। तो ये भी जनपद जो थे एक क्षेत्र विशेष में हुआ करते थे, ठीक। और जैसे क्षेत्र विशेष में होते थे तो यहां आप समझिए, जैसे कि ये भारत है, ठीक, ये थोड़ा समझते हैं, ये भारत है। तो कुछ क्षेत्र मान लो कि जैसे कि ये देखा जाए तो इनका पहले थोड़ा क्षेत्र देख लो। ये ऐसा क्षेत्र था इनका। ऊपर तो इनका उत्तर वैदिक काल में जो कबीले थे, इनका उत्तर में जो क्षेत्र था वो हिमालय ही था, राइट, हिमालय ही था। जबकि इधर का क्षेत्र देखा जाए पूरब में, पूरब में इनका जो पूर्व क्षेत्र है, इनका गंडक नदी है वहां तक आ गया था। जबकि दक्षिण में नर्मदा नदी तक था, नर्मदा नदी तक आ गया। पहले इनका कहां तक था? ये था अरावली पर्वत तक, थोड़ा विस्तार हुआ, नर्मदा नदी तक आ गया। लेकिन इधर का जो क्षेत्र था वो थोड़ा संकुच कर गया, संकुच हुआ इसमें, यानी कि सिकुड़ा। तो यहाँ पे पाकिस्तान तक इनको क्षेत्र देखने को मिल जाता। पहले अफगानिस्तान ईरान तक था, और इनका अब जो क्षेत्र पाकिस्तान है, इधर हिमालय है, इधर गंडक नदी तक फैल गया, इधर नर्मदा तक थोड़ा दक्षिण में फैल गया। तो इनका इस प्रकार का क्षेत्र था। और जब यही तुर्बस, कृबि और सिबी, भलान जैसे इनके जब जनपद मिले तो इनके जनपद कुछ पूर्व में भी हो गए,
कुछ इधर दक्षिण में हो गए, कुछ इधर हो गए उत्तर में, कुछ पश्चिम में हो गए। तो इनके वहां पे नाम अलग अलग दे दिए गए। ठीक, उनके नाम आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि जो इनके नाम थे, वो नाम में अगर हम बात करें तो जैसे पूरम की हम बात कर रहे हैं, तो पूरब में जो नाम था उस क्षेत्र का, यानी कि यहाँ पे पहली बात तो ये है कि राजा था, ये उत्तर वैदिक काल में राजन का नाम आ गया था, इनका नाम राजन आ गया था, राजा से राजन में बदल गए थे। और ये राजन जो होते थे ये भूमि स्वामी होते थे। और भूमि स्वामी देखा जाए तो कई सारे होते थे, जैसे कि पूरब में भी उनका एक क्षेत्र था, उत्तर में था, पश्चिम में था, दक्षिण में उनका क्षेत्र था। तो पूरब में जो क्षेत्र था उसका नाम था, वहां के जो भूमि स्वामी होते थे वो उन्हें बोलते थे सम्राट। पूरब में जो भूमि स्वामी होते थे जिन्हें हम राजन बोलते थे उनको बोलते थे इधर सम्राट, जबकि ये कई भागों में विभाजित हो गए अलग अलग। और इधर तो इधर जो देखा जाए, इधर इधर नर्मदा क्षेत्र में दक्षिण में जो भूमि स्वामी होते थे उनको बोलते थे भोज, ये भोज होते थे। जबकि पश्चिम में जो भूमि स्वामी होते थे इन्हें बोलते थे सौराठ। और उत्तर उत्तर में जो होते थे उन्हें बोलते थे विराट। ये भूमि स्वामी होते थे। वहां पे जब आपस में इनके जब ये प्रदेश बन गए, अलग अलग प्रदेश बन गए मिल करके, झगड़ के मिलके बने, तो ये अलग अलग क्षेत्र में हो गए। तो ये वहां पे इनको भूमि स्वामी हो गए, क्योंकि कृषि का विस्तार होने लगा। तो जैसे कृषि का विस्तार हुआ तो ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि को ग्रहण करने के लिए ज्यादा भूमि को ग्रहण करने लगे, तो वहां पे भूमि स्वामी भी बन गए। तो भूमि स्वामी से सम्राट हैं, भोज हुए, और इसी में सौराठ हैं, विराट हैं, ये कुछ नाम आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इनका जो राजनीतिकरण है वो थोड़ा और बढ़ गया। तो उनकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उसमें जैसे कि चयन को लेकर के थोड़ा प्रणाली अगर देखी जाए तो चयन को लेकर में इसमें कोई भिन्नता नहीं थी, वैसे समान ही थी दोनों की। जैसे वहां राजा जिस हिसाब से चुना जाता था ऋग्वैदिक काल में, उसी हिसाब से यहाँ भी होता था। यहाँ भी समति थी, विदर्भ थी और सभा थी। ठीक, बस अंतर यही देखने को मिलता है कि इनका तो राजनीतिक व्यवस्था में थोड़ा राजनीतिकरण हुआ और फैल गई थोड़ा, और अलग अलग क्षेत्रों में राजा हो गए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में 7वें मंडल में जानकारी मिलती है, जो 7वां मंडल है, तो 7वां मंडल में जानकारी मिलती है कि इनका जो युद्ध होता था, इनका युद्ध था वो एक्चुअली में देखा जाए वो युद्ध तो गायों के लेकर के होता था। ठीक, लेकिन 7वें मंडल में एक ऋग्वेद का 7वें मंडल है, जैसे 10 मंडल है उसमें, तो 7वां मंडल है। 7वें मंडल के अंतर्गत जो आर्य थे, भरत वंश, जो भरत आर्य था। ठीक, भरत जन एक था, आर्य था। ठीक, तो ये कबीला था और पुरु भी था, पुरु कबीला था। तो भरत के जो राजा थे वे थे सुदास। अब ऐसा माना जाता है कि जो सुदास थे इनके पहले गुरु थे, वो गुरु हुआ करते थे विश्वामित्र। और विश्वामित्र एक्चुअली में देखे जाएं तो ये इनके जो पूर्वज रहे हैं वो थे छत्री। अभी हम आगे पढ़ाएंगे, वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, सामाजिक व्यवस्था पढ़ाएंगे तब। जो छत्री थे तो, लेकिन इनके पूर्वज थे छत्री, लेकिन इन्होंने अपने को ब्राह्मण मान लिया, जिसकी वजह से सुदास ने क्या काम किया, इन्हें अपने गुरु से हटा दिया। जैसे ही गुरु से हटाया, इन्होंने दूसरा अपना गुरु मान लिया वशिष्ठ को। और जब वशिष्ठ को गुरु माना
तो यही विश्वामित्र के ने क्या काम किया, ये पुरु से मिल गए जाके और पुरु से कहा कि मुझे सुदास से बदला लेना है। तो यही आर्य कबीला थे पुरु वंश, पुरु, भरत, अनिल, और जैसे जो देखा हो तुर्बस है, ब्रह्मु है, यदु है, ये जो कबीले थे एक साथ हो गए। तो 5 कबीला इधर के हो गए आर्य के, आर्य के 5 कबीला, जैसे तुर्बस, इसी में आप ले सकते हो यदु, ब्रह्मु, राइट। इसी में आप ले सकते हो जैसे कि अनु कबीला हुआ, अनु भी था, ठीक। तो ये कबीले जो थे, ये कबीले जो थे ये सब एक साथ जब मिले, तुर्बस है, यदु है, ब्रह्मु है, अनु है और पुरु है, ये 5 कबीले मिल गए एक साथ, राइट। तो 5 कबीले आर्यों के हो गए और 5 कबीले अनार्य के थे। 5 कबीले अनार्य में जैसे मैंने आपको बताया था भलान, जिसे भलानास बोलते हैं, और भलान हुआ जैसे, राइट। अनिल है, सिबी है, अनिल, सिबी, ठीक। बिसाड़न, बिसाड़न है। तो ऐसे करके ये 5 जो कबीले थे अनार कबीले थे, तो 5 ये अनार कबीले मिले और 5 आर कबीले मिलेगी, तो ऐसे ही 10 हो गए और 10 ने मिलकर के सुदास से किया युद्ध, और अंतिम में सुदास क्या है वो विजयी हो जाता है। अंतिम में सुदास ये 10 राजाओं को हरा देता है। तो यही जो युद्ध है इसका नाम देते हैं दसराज का युद्ध। जो दसराज का युद्ध है एक्चुअली में ये नाम कहां से आता है, ये ऋग्वेद काल में मिलता है, 7वें मंडल में है ऋग्वेद के काल, ऋग्वेद में 7वें मंडल में ये दसराज का युद्ध नाम आता है, और ये सुदास से भी भरत वंश के। तो एक्चुअली में ये जो पूरा एक समूह बन गया, आप देखना पूरा पूरा जो क्षेत्र है किसके हाथ में आ गया, सुदास के में, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, ये एक अलग से पूरी प्रणाली जो थी संचालन करने के लिए अलग अलग पार्ट में बांट दी। अलग अलग पार्ट में किन्होंने बांटी, सुदास ने। तो इन्होंने जैसे आपको मैंने अभी बताया था कि जो पूर्व में होते थे सम्राट, ठीक, इनके बांटी थी। और दक्षिण में मैंने आपको बताया था कि दक्षिण में हुआ करते थे जैसे तो एक मिनट पानी पी लेते हैं फिर बात कर। तो दक्षिण में मैंने भोज बताया था, उत्तर में विराट बताया था और पश्चिम में शिवराट बताया था। तो इनको जो 4 को अलग अलग जो विभाजन किया था वो सुदास ने किया था, ठीक। सुदास ने ही विभाजन किया था, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे ऐसे करके। और ये मालिक हुआ करता था सभी का। और ये क्या थे, ये थे एक प्रकार के जनपद, और ये क्या होते थे, भूमि के स्वामी होते थे, ओके। भूमि के स्वामी होते थे और ये जनपद हैं अलग अलग, और इन्हीं का मालिक हुआ करता था सुदास एक्चुअली में, ठीक। और इसी को इनका जो मालिक था इसे हम क्या बोलते थे, इसे बोलते थे जो चारों दिशा में इसका कब्जा हो, यानी कब्जा किसका था, सुदास का था। तो इसे बोलते थे हम एक राठ, एक नाम आता है इसका एक राठ। तो एक राठ भी इसे हम बोलते हैं सुदास को। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं परिवर्तन हुआ इनमें ऋग्वैदिक काल से, मतलब उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन देखने को मिल जाता है। वैसे सभा समिति वो व्यवस्था वही थी, लेकिन थोड़ा परिवर्तन जो मिलता है वो छोटे छोटे में भागों में क्षेत्रों में विभाजित हो गया और भूमि के स्वामी भी हो गए, तो ये कुछ देखने को मिलता है। तो इनके लिए कर प्रणाली भी थी। तो कर प्रणाली में आप देख सकते हो कि वैसे तो कृषि क्षेत्र में जब कृषि होने लगी तो कृषि को जैसे कि विस्तार होने लगा तो वहां उपज भी होने लगी, तो इसलिए ये एक कर लेने लगे थे जिसे भाग बोलते थे या शुल्क बोलते थे। तो ये कर जो था एक्चुअली अनिवार्य था, ये आर्थिक व्यवस्था में पढ़ेंगे। जो कर लगता था क्योंकि यहाँ पे कृषि का प्रचलन ज्यादा था और यहाँ पे मुख्य व्यवसाय कृषि हो गई थी उत्तर वैदिक काल में।
जबकि वैदिक काल में कृषि नहीं थी, पशुपालन था। लेकिन यहाँ पर व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या हो गया, कृषि हो गया। तो इस कृषि की वजह से यहाँ पे राजा ने कर लगा दिए, और वो कर थे भाग या शुल्क। और ये जो था कुल जो राजस्व, जो मतलब उत्पादकता का मतलब जो उत्पादन होता था उसका 1/16वां भाग कर के रूप में राजा को यहाँ देना पड़ता था। और ये अनिवार्य था, मतलब ये देना ही था, स्वैच्छिक नहीं था। जबकि बलि था वो स्वैच्छिक था, राइट। लेकिन ये वाला जो कर है भाग शुल्क, ये स्वैच्छिक नहीं था, ये अनिवार्य था, ये देना ही था 1/16 में। जो अपनी वहां पे जो उत्पादन हुआ है उसका 1/16वां भाग ये राजा को देना था। और किसके रूप में, क्यों, वो तो दान के ही रूप में देंगे ना, क्योंकि उस समय कोई वैस देखा जाए तो मुद्रा का प्रचलन देखने को मिलता है, थोड़ा हम बताएंगे। मुद्रा के रूप में भी दे सकते थे, और ये अनाज के रूप में भी 1/16वां भाग दे सकते थे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी। और थोड़ा परिवर्तन आपको मिलता है, जैसे कि वहां पर जो सेना था, एक सेनानी था, उसको मैंने आपको बताया था, अस्थाई सेना थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे जो सेना थी वो स्थायी होती गई। और जो मिलिशिया था वो उसका नाम है, हमें मिलिशिया मिलता है देखने को, वहां भी मिलिशिया होता था। ठीक, नए अधिकारी की एक नियुक्ति और हो गई थी जो कर वसूली करता था। जैसे कि ये जो कर था, इस कर को वसूली करने के लिए एक नया अधिकारी था, उसका नाम था दूतकार। जो दूतकार था वो एक नया कर लगाता, जो कर लगाए जाते थे उसकी वसूली करता था। ये नया अधिकारी की नियुक्ति उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अलग अलग इनकी प्रणाली को लेकर, अलग अलग इनकी व्यवस्थाओं को लेकर जो देखने को मिलता है वो आपको मैंने कंफर्म कर दी। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। एक दो बार आप जैसे पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो लूट का भी माल होता था, जैसे लोमन बोलते थे, ये जो सम्मति हुआ करती थी ये बंटवारा करती थी। तो ये कुछ ज्यादा नहीं जानना है, इतना बेसिक अगर आपको नॉलेज हो जाती है तो ये सफिशिएंट है। चलिए, ओके।